हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त तरीके से होंगे और आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बेटे आज हम बात करेंगे जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, उसके विषय में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। क्या उसके कोर कॉन्सेप्ट थे, कब वो राइट शिफ्ट होता है या कब वो लेफ़्ट शिफ्ट होता है, कब उसका डिसोसिएशन होगा, कब एक एसोसिएशन होगा। ये ऑल दिस थिंग्स ऑलरेडी वी डन नाउ। टुडे हम समझेंगे कि इसमें कितने ऐसे महान साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस दिया है, अपना एक रूल दिया है, जिन्होंने डिसोसिएशन और एसोसिएशन के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी बातें बताई हैं और उन्होंने अपनी भाषाओं में समझाने का प्रयास किया है कि कैसे कर्व राइट शिफ्ट हो जाता था या कैसे कर्व लेफ़्ट शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है। तो आइए उन्हीं कुछ साइंटिस्टों को हम ले करके आज जिक्र करने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ फिर से एक बार जो मैंने कल बताया था उसी को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे बताया बेटा कि हमारे पास क्या होता है ना, हमारा जो ब्लड है, ब्लड जानते होंगे कि रेड होता है, सही है। ब्लड रेड है क्योंकि हमारे बॉडी में दोस्त हीमोग्लोबिन है। क्या है बाबू? हीमोग्लोबिन, HB। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है, इसमें आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। कितने आयरन है? 4 आयरन है। इसीलिए मैंने अभी एक चीज़ बताया होगा कि एक जैसे देखो लिखा भी होगा, यहाँ पे लिखा कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन, इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और फैक्टर अफेक्टेड करने वाले बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते थे जो प्रभावित करते थे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड ना करे। जैसे कभी CO2 पार्शियल प्रेशर CO2 बढ़ जाता था, हाइड्रोजन आयन बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, pH बढ़ गया। ये ऑल दीज थिंग्स कहीं ना कहीं ये अफेक्टेड करती थी ताकि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड ना कर सके। फिर वहीं पर बताया कि डिफरेंट कंडीशन में हम देखते हैं तो ग्राफ हमारा शिफ्ट होता है राइट एंड लेफ्ट साइड में। ऑल दीज थिंग ये चीज़ बताया है। कभी कभी राइट में हुआ यानी वहाँ पर वो डिसोसिएशन की कगार पे आता है, जब वो ब्रेक होता है यानी हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से टूट जाता है, जो कि टिश्यू लेवल पर होता है। देख सकते हैं कि जब इसका डिसोसिएशन होगा तो टिश्यू में होगा, उस समय हम देखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वहाँ ज़्यादा नहीं बल्कि कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही कम है तभी तो टूट क्या लग जा रहा है, CO2 बढ़ जाता है एंड प्रोटॉन बढ़ेगा। वहीं पर pH हमारा कम हो जाता है, टेम्परेचर विल आल्सो द इंक्रीज। राइट नाउ एसोसिएशन जब वो जुड़ता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड बनाता होगा, बाइंड करता होगा, तो ऐसे कार्पोरेटिव जो इसमें एसोसिएशन होता है वो हमेशा देखा जाता है कि हमारे लंग्स में होता है, यानी एल्विलाई में होता है। उस दौरान आप देखेंगे दोस्त तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है बढ़ेगा, तभी तो जुड़ रहा है ना, बढ़ेगा। CO2 के जब पार्शियल प्रेशर वो कम हो जाएगा, प्रोटॉन कम होगा एंड pH विल बी द इंक्रीज एंड द टेम्परेचर विल आल्सो इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी उसका pH बढ़ता 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 आपस में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ऐड कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो लेफ़्ट और राइट में शिफ्ट हो जाता था। ये सारी बातें हम लोगों ने देखा था। ये भी बताया था कि लगभग 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में, इसमें हमने बताया होगा कि लगभग 20 ml ऑक्सीजन पाए जाते हैं। और वहीं पर हम अगर देखते हैं डीऑक्सीजनेटेड में उसमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं तो वो मात्र 4 ml होते हैं। तो सोचिए 100 ml खून तुम ले लो ऑक्सीजनेटेड, उसमें आपको 20 ml ऑक्सीजन मिलता है, और वहीं पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लो तो उसमें 4 ml CO2 मिलता है। तो ये डिफरेंस था, ये सारी बातें हमने बताई थी। हमने बताया कि हीमोग्लोबिन का जो कोर कॉन्सेप्ट है या जो कोर एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आयरन कहते हैं। और यही आयरन दोस्त हमारा क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर देता है, यहीं से ये ऐसा जुड़ता चला जाता है, और ये जैसे जुड़ता है आयरन के साथ ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। भैया जैसे आयरन है तो आयरन के पास 4 हाथ है, सॉरी हीमोग्लोबिन के पास 4 हाथ है। चारों हाथ को क्या कहेगा? चारों हाथों से ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ के आयरन खींच लाएगा। इस प्रकार से एक हीमोग्लोबिन के पास लगभग 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि कोई हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट हो चुका, अर्थात उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या हो गया? ऑक्सीजन के जुड़ चुके हैं। अगर मैं कहता हूं कि एक ही मॉलिक्यूल अभी हीमोग्लोबिन से जुड़ा है ऑक्सीजन का, तो यानी वो अभी 25% सैचुरेट हुआ, वो मैंने कल आपको बताया था। अगर मैंने कहा किसी हीमोग्लोबिन से 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाइंड हो चुके हैं, तो ऐसी अवस्थाओं में हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन कम्प्लीटली 100% क्या हो चुका है? सैचुरेटेड हो चुका है। तो क्या सैचुरेशन और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको मैंने ऑलरेडी बताया भी है। अब हम आज बात करेंगे, फिर आगे देखेंगे इसमें दोस्त कौन कौन से साइंटिस्टों ने अपना क्या दिया है
क्या है बोर इफेक्ट, क्यों राइट शिफ्ट में वो राइट शिफ्ट हो जाता है कर्व, ये तमाम चीज़ें हम इनके द्वारा, देखिए कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ साइंटिस्टों का नाम समझना है, साइंटिस्टों के द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन क्या है, उनका रिजल्ट क्या बना है, ये तमाम चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्त। इसमें देखो, जैसे मैं आगे यहाँ पर बता दूँ आपको, समझते चलेंगे ये, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बोर्ड में तो आता ही आता है, और जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह देते हो तो वहाँ पर भी यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। हालांकि हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ बोर्ड को ले करके ही रहता है अभी, और उसी पे फोकस मैं करने की कोशिश करता हूँ बेटा, तो इसीलिए पूरा ध्यान इसी पे लगाइए इसमें, जिसमें अगर मैं बताऊँ छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं लिखता हुआ चल रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्रिस्टियन बोर, नाम है क्रिस्टियन बोर साहब, इन्होंने सन 1904 में अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था, इन्हीं के नाम से इस कॉन्सेप्ट का नाम दोस्त क्या कहते हैं, इसको हम बोर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, तो इसको हम कहते हैं बोर इफेक्ट। अब प्रश्न ये है कि बोर चाचा का क्या इफेक्ट था, वो हम बोर वाले केमिस्ट्री वाली बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर बोर चाचा जो आएंगे ये बायोलॉजी में आपको सिखाएंगे कि हाँ डिसोसिएशन कर्व में क्या क्या रूल है, क्या क्या कैसे कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिए इन्होंने सिर्फ एक चीज़ बताया, मैं इनके कुछ पॉइंट को से लिखते चल रहा हूँ। इन्होंने कहा कि हाई कंसंट्रेशन, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ इसका कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या लो पीएच, इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के साथ दोस्त बाइंड करने में आसान होता है, तो इसकी बाइंडिंग आसानी से हो जाती है। क्या ये पहला पॉइंट इनके द्वारा है कि पहला क्या, दूसरा जो मेन बात है वो बताना चाहता हूँ कि बोर साहब ने कहा कि अगर आपका कंसंट्रेशन हाई लेवल का है CO2 का, यानी आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टू मच, ज़रा आप गेस करिए कि आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, O2 की कम है, तो हमारा हीमोग्लोबिन किसके साथ जाना पसंद करेगा, कंसंट्रेशन जिसका ज़्यादा है। तो जब यहाँ पर कंसंट्रेशन, यहाँ लिखा हाई कंसंट्रेशन CO2, लेकिन pH क्या है, लो है, pH लो हो गया, तो जब pH लो हो गया दोस्त, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ये जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन से बाइंडिंग क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। क्या मामला क्लियर है बबुआ, जब तुम्हारा शरीरिया में ऑक्सीजन और CO2 के जब पार्शियल प्रेशर देखोगे, जब O2 CO2 ज़्यादा है, तो क्या वो चीज़ पसंद करेगा जाना, तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है तभी तो तुम किसी को दे सकते हो, अब इनके पास CO2 ज़्यादा है तो CO2 ही तो देगा ना, जुड़ जाएगा। जब CO2 तगड़ा जुड़ेगा तो ऑक्सीजन में बेचारा रोएगा, कहेगा अरे हमको तो कोई जोड़ो, तो ऑक्सीजन को कौन जोड़ेगा, कोई नहीं जोड़ सकता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझिए बात को, ठीक है। चलिए ये बात हो गया। इसका इन्होंने दोस्त एक चीज़ ये देखा था इसमें कि कर्व जो हमारा था दोस्त, ये कर्व हमारा राइट शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये हमारा राइट शिफ्टिंग सिस्टम यहाँ देखने को मिलता है। एंड जो ऑक्सीजन होता है ना, ये ऑक्सीजन हम देखते हैं दोस्तों कि ये टिश्यू में बहुत ही ईज़िली रिलीज़ हो जाता है। बस इतना कॉन्सेप्ट समझना है, ऑक्सीजन टिश्यू में ज़्यादा निकलेगा और यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होगा, और हमारा जो कर्व होगा, सिग्मॉइड कर्व होगा या एस शेप का जो कर्व होगा, वो कहाँ चला गया, वो हमेशा राइट साइड में चला गया। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है इसमें ज़्यादा बताने का आवश्यकता नहीं। राइट साइड में मैंने बता दिया है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि यहाँ सर क्या होता है, सब आपको ऑलरेडी बताया कि कार्बन पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, ऑक्सीजन का होगा, प्रोटीन क्या होगा, पीएच क्या होगा। यहाँ पर आपने एक चीज़ और देखा है, यहाँ क्या देखा है, पीएच यहाँ लो है,
ये pH लो है, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन आयन क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा कहीं ना कहीं प्रोटॉन। वो चीज़ें मैं बता चुका इसलिए नहीं बता। तो क्या क्रिस्टियन बोर ने अपना जो बोर इफेक्ट दिया 1904 में, ये क्लियर है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में। गुड, चलो आगे इसमें बताता हूँ मैं। जो ताऊ जी यहाँ पर आए थे, इनका नाम रहा, इनका नाम है बारक्राफ्ट एंड हिल। देखो बाबू, बारक्राफ्ट और हिल, ये हिल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन वाला ना समझ लेना, क्योंकि विज्ञान में, साइंस में अलग अलग साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक ही साइंटिस्ट कई सारे नियम देते हैं, बिकॉज ये सब बहुत जानकार होते थे। तो देखिए बारक्राफ्ट, हिल, इन्होंने बहुत सिंपल बात बताई। इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व होता है, ऑक्सीजन जो डिसोसिएशन कर्व हो, ठीक है ना, कर्व को इन्होंने डिटरमाइन किया था। क्या किया बेटा, डिटरमाइन किया था। ये बात क्लियर है। अर्थात इन्होंने आज जो आप तुम देखते हो कि हाँ भाई ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, तो वो कर्व वास्तव में सिग्मॉइड है, ये शेप का, ये सब कौन बताया होगा, तो ये चाचा लोग थे, बारक्राफ्ट और हिल साहब ने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया, और इन्होंने ही सिग्मॉइड, ये आप कह दीजिए एस शेप्ड जैसे पैटर्न को बताने का काम किया था। ये डिस्कवरी मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई होगी कि हाँ कौन सी मतलब इसमें कोर कॉन्सेप्ट है या कैसे वो मतलब जुड़ता है। तो ये बात इन्होंने बताया। आज जो हम लोग सिग्मॉइड कर्व देख रहे होते हैं इस तरह से कि हाँ ये हमारा कर्व होता था, यहाँ पर इस प्रकार से एक कर्व होता था, तो यह जो आज हमको ये सिग्मॉइड दिखाई पड़ता है, ये इस सिग्मॉइड के कहीं ना कहीं जो मुख्य जानकार स्टार्टिंग में आए होंगे ये हमारे बारक्राफ्ट एंड हिल साहब थे। तो इन्होंने इतनी बातें बताई और इन्होंने एक चीज़ और बता दी, इन्होंने इस बात को भी शो किया था, इन्होंने शो किया दोस्त, क्या शो किया था कि जो हीमोग्लोबिन है यह ऑक्सीजन के साथ, आप देखिए ऑक्सीजन के साथ किस तरह रिलेशन रखता है। तो बता दीजिए, इसको बताया था कोऑपरेटिव बाइंडिंग, कोऑपरेटिव बाइंडिंग करता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? कोऑपरेटिव बाइंडिंग मतलब होता है दोस्त कि जैसे साथी हाथ बढ़ाना, जैसे आपने एक ईंट को यहाँ पहुँचाना है तो आप एक ईंट उठाते हैं, उस ईंट को उस हाथ में देते हो, उसको उस हाथ में देते हो। तो ऐसे ऐसे जब आप एक कोऑपरेटिव सहयोग करते हो, किसी के सहयोगात्मक रोल अदा करते हो, तो ऐसी अवस्थाओं में बारक्राफ्ट एंड हिल साहब ने सिग्मॉइड शेप कर्व को डिटरमाइन करने का प्रयास किया। क्या ये दो साइंटिस्टों का योगदान, कंट्रीब्यूशन या हाइपोथेसिस क्लियर है बेटा? आइए इन्हीं के आगे हम इस तीसरे रूल को देखेंगे जो कि जॉन स्कॉट साहब का होगा। किसका होगा चाचा? जॉन स्कॉट। बहुत ही मासूमियत के साथ समझो भैया इसको, जॉन स्कॉट एंड इन्हीं का नाम है हैल्डेन। क्या नाम है इनका? हैल्डेन। इतना समझो। इन्होंने सिंपल बताया है, कुछ बात बताई है, बहुत ही सिंपली बात मैं लिख देता हूँ। लो कंसंट्रेशन, या इन्होंने बताया कि लो CO2 अगर कंडीशन है, यानी इन लो कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन, अर्थात आपका पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है ना। ऐसी अवस्थाओं में क्या होता है बेटा, जो हीमोग्लोबिन होगा, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ दोस्त क्या करेगा, बाइंड करता है, लेकिन बाइंड में क्या होता है, मोर एफिशिएंट, जिसमें क्या होता है कि जो CO2 होता है, CO2 रिमूव्ड फ्रॉम O2, ठीक है ना। एंड कौन अपटेक करेगा, अपटेक इनहेंस, ये सब होता है। जिससे दोस्त एक चीज़ बता देना, जिससे क्या होता है,
लंग्स और टिश्यू के बीच में O2 और CO2 एक इसका जो इफ़िशियंट होता है ये इन्हेंस हो जाता है। क्या मामला क्लियर है? यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। चलो बाबू, अब इसमें हाँ देखिए ये बात क्लियर है कि हाँ ऑक्सीजन और CO2 के बीच में जो एफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा। अब हम समझेंगे दोस्त इसी क्रम में जो हमारे महान वैज्ञानिक जो कि चौथे नंबर पे आते हैं। आइए 4th नंबर पे आता हूँ मैं, किसका बेटा, अडेर साहब का। किसका हो जाएगा, अडेर। अच्छा, इसमें चाहे आप क्रिस्टियन बोर साहब का लीजिए, चाहे बारक्राफ्ट हिल्स को लीजिए, चाहे जॉन स्कॉट हैल्डन को लीजिए, जितनी भी बातें हुई हैं दोस्त कहीं ना कहीं पार्शियल प्रेशर को ही लेकर चल रहा हूँ मैं। CO2, O2 इन लोगों का किस तरह से खेल चल रहा है, इसी के आधार पर हमारा जो कर्व होता है ये क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट साइड में फोल्ड हो जाता है। क्लियर है? चलिए, अडेर हाइपोथेसिस, अडेर हाइपोथेसिस 4th नंबर ले लीजिए इसको। देखो भैया बहुत आसान है ये भी, कुछ नहीं इन्होंने तो बस सिंपल ही बता दिया है कि इसको हम गिलबर्ट अडेर के नाम से भी जानते हैं। फिर लिख लो चाहो तो, गिलबर्ट अडेर, ठीक है ना। तो गिलबर्ट अडेर साहब ने जो अपनी बात रखी थी 9025 की बात, क्या यहाँ तक क्लियर है भैया? चलो देखो इनको ने क्या कहा, इन्होंने सिंपल कहा कि इनकी जो ये एक्सप्लेन थी, इन्होंने कुछ बात एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेनेशन जो रहा है इनका दोस्त, एक सिंपल आप ये समझ लीजिएगा इसमें कि एक्सप्लेनेशन जो है इनका ये शो करने की काम की गई थी। इन्होंने शो किया था कि जो हीमोग्लोबिन है, क्या ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है, शॉर्ट फॉर्म इसका भी हीमोग्लोबिन का बताया था मैंने, ये ज़रूर बनाइएगा, HB है ना। इसके कितने यूनिट थे, तो 4 सब यूनिट्स होते हैं इसके। जैसे अभी आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको बताया होगा, और भी कैसे ये बहुत ही सीक्वेंशियल रूप से, कैसे सीक्वेंशली ये लोग ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं बाबू, बाइंड करते हैं। क्या करते हैं, ये बाइंड करने का काम करते हैं। जैसे मैं अभी बता देता हूँ, देखो जैसे मान लो हीमोग्लोबिन है ये, ठीक ना, ये हीमोग्लोबिन है। अब क्या तुम सोचते हो कि बेटा हीमोग्लोबिन ऐसे लाइन से बाइंड कर दूँ मैं? नहीं, एक सीक्वेंस फॉर्म में होगा यहाँ से। हालांकि इसके पास आयरन होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोर कॉन्सेप्ट इसका जो रहता है वो आयरन होता है ऐसे, और यहाँ से ऑक्सीजन बाइंड होता चला जाता है। इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि एक हीमोग्लोबिन के पास 4 हाथ होता है, यानी एक हीमोग्लोबिन अगर निकलता है तो 4 लाठी लेके निकलता है। बॉडी में 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बकायदा जाओ तुम लोग मौज काटो, ये चीज़ें हमारा ये है। तो यह जो सीक्वेंशियल रूप से अरेंज हो रहा है, ये भैया हमारे अडेर साहब ने या गिलबर्ट साहब ने अपने कॉन्सेप्ट में ये क्लियर कर दिया था। तो यानी जितनी भी बात अभी तक तुमने पढ़ा होगा बेटा, सब ना सब कहीं ना कहीं देखो कोई ना कोई साइंटिस्ट ने अपना एक हाइपोथेसिस दे रखा है, एक पैमाना बना के रखा कि हाँ ये चीज़ें उसमें हो रही है। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट, क्या नाम उनका, हाँ मैक्स पार्ट साहब, देखो मैक्स पैरेट साहब क्या बोलते हैं, इनका भी एक समझ लीजिए ताकि क्लियर हो जाए पूरा कॉन्सेप्ट। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, इसलिए बहुत फोकस करिए इस पे भैया। ठीक है ना, मैक्स पार्ट साहब, इन्होंने देखिए कुछ नहीं भैया, बहुत इजी भाषा में इन्होंने अपनी भाषा में समझाने का काम किया है। हालांकि इसमें कैंड्रू साहब भी थे, तो इनका भी नाम चाहो तो लिख नहीं पर, कैंड्रू साहब, ठीक है ना। इन लोगों ने दोस्त मिल करके
1959 में खेल अपना बनाया था। देखो, अब सवाल ये है दोस्त कि साहब अगर हीमोग्लोबिन के पास 4 हाथ है, अगर 4 ऑक्सीजन है, तो प्रश्न ये है कि सर जब ये 4 हाथ जब ये अकेले चलता होगा ब्लड में, तो अपने साथ क्या 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेकर चलता होगा? तो फिर जब ये CO2 को अपटेक करता होगा तो वो कितने मात्रा में लेता होगा? हाँ, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि साहब अगर मैं चल रहा हूँ तो मेरे पास इतना है कि मैं कैसे लेकर आऊँगा। तो ये भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, इनका जो था बेटा, इन्होंने जो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है, इन्होंने कहा देखो हीमोग्लोबिन साहब देखो जैसे नॉर्मल हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपको पता है, मुझको भी पता है, लेकिन अब हीमोग्लोबिन के उस स्ट्रक्चर को इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। इन्होंने कहा देखो हीमोग्लोबिन की पूरे कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो, लेकिन मैं 3D पिक्चर में दिखाना चाहता हूँ। तो आज जो हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट्स किया जाता है, इसको अच्छे लेवल पर पढ़ा जाता है, इसमें बहुत बड़ा योगदान इन चाचा लोगों का है। क्योंकि अगर ये 3D स्ट्रक्चर में अगर एक्सरे प्लेट पर ना उतारते तो शायद एक क्रिस्टेलोग्राफी जो आज हम देख पाते हैं वो हमको दिखाई ना पड़ता। तो बस सिंपल समझिए कि 3D स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ द एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, ये चीज़ इन्होंने सबसे पहले दिया था। तो बस एक चीज़ जानी रखिएगा कि 3D स्ट्रक्चर जो था ऑफ हीमोग्लोबिन, इन्हीं लोगों का योगदान रहा है, जिस पर इन्होंने एक्सरेज का यूज़ किया था, है ना। एक्सरेज का क्या किया था? यूज़ किया था। क्रिस्टेलोग्राफी किया। क्या यहाँ तक कोई बात गड़बड़ी हो तो नहीं रहा भैया? इन्होंने इस चीज़ करने के बाद डिस्कवर्ड कर दिया था। यह एक बहुत बड़ा एक योगदान रहा है इन लोगों का। इन लोगों ने अगर ये जो मैक्स पर्ट्यू साहब ना होते तो ये मैक्स पैरेटज साहब का जो योगदान है शायद आज हमको 3D पिक्चर में दिखाई ना पड़ता। तो दोस्तों, ये 5 ऐसे महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में अपनी भूमिका निभाई है और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें एक्सप्लेन की है जो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में देख लिया है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए, इतनी बात मुझे लगता है कि आपको समझने में तनिक भी तकलीफ़ नहीं हुई होगी, क्योंकि सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह से यहाँ पर एवरी 100 ml वाली बात कि अगर 100 ml खून तुम्हारे पास है बाबू तो ये ऑक्सीजनेटेड है, तो इसमें मैंने बताया होगा कि लगभग 12 से 16 ग्राम माना जाता है कि इतने मात्रा में हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है। तो आपकी बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन पूछा जाए 100 ग्राम खून में कितना है, तो सोचिए कितना है, मात्र 12 से 16 ग्राम। हालांकि फीमेल में कम होता है ड्यू टू द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बट इन द केस ऑफ द मेल 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन माना जाता है। ये बात सही है, ये सब पहले मैं बता चुका हूँ। अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन वहीं पर ले लो, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में बताया होगा 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब सोचिए 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml खून में है और 1 ग्राम खाली ले लो तुम यहाँ से हीमोग्लोबिन, उस 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन की वैल्यू है 1.34 होता है। अगर तुम एक एवरेज बना के 15 ग्राम ले लो, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन ले लो, तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना अपना, 15 × 134 होता है, इतना ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है। और वहीं पर दोस्त अगर मैं इसको 100 करता हुआ, या आप कहिए, अच्छा ये चीज़ें जब आप कॉन्सेप्टुअल निकालते हो ना यहाँ से, तो टोटल आ जाता है 20 ml, 20 ml, यानी ये 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर हमको पता चला कि ऑक्सीजन कितना है, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये बात क्लियर है? तो इतनी सारी बातें ऑलरेडी हम लोगों ने देख भी रखा था, ये फिर मैंने एक बार तुमको बता दिया ताकि आपको दिक्कत ना रहे। जब ऑक्सीजन जुड़ता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो हीमोग्लोबिन हमेशा ध्यान है ना लंग्स में आता है, यानी एल्विलाई वाले पार्ट पे आता है। क्योंकि जब तुम सांस लेते हो तो सांस लेते समय ऑक्सीजन सर दे अंदर आता है और भम दे आके हीमोग्लोबिन के साथ खट से जुड़ जाता है अपना बॉन्ड बना करके। लेकिन जब टूटना होता है तो आपके टिश्यू में जाता है, क्योंकि टिश्यू के हर पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए। आपका बेटा हर टिश्यू, हर सेल चाहता है कि मुझे ऑक्सीजन दे दो ताकि मैं अपने फूड को ऑक्सीडाइज कर सकूँ, तोड़ सकूँ, ब्रेक डाउन कर सकूँ, एनर्जी लिबरेट कर सकूँ। तो ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो उसी के लिए हीमोग्लोबिन पकड़ कर ले जाता है।
तो हीमोग्लोबिन एक संसाधन है जो अपने पिट्ठू पे बैठाता है और ले करके हर सेल, हर टिश्यू के पास हीमोग्लोबिन लेकर ऑक्सीजन को चला जाता है और ऑक्सीजन अपना काम धाम कर करके बदले में जो टॉक्सिक गैस है CO2 को निकलवा करके अपने को जोड़ करके फिर कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के साथ घप्प से बाहर निकाल देता है। जब आप सांस लेते हो तो इनहेलेशन और एक्सेलेशन प्रोसेस ऑलरेडी आपको पता होगा। तो ऐसे प्रोसेस में हम लोगों ने ये सब देख रखा है। ठीक है, तो चलिए दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि एक छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा और आपको मज़ा आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्त, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और जो बच्चे चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किए होंगे वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल सॉल्व, आई विल गिव द सोल्यूशन। ओके बेटा, तो चलिए बस अब एक लेक्चर लास्ट इसमें बचा हुआ है जिसमें हम इसके डिसऑर्डर के बारे में देख लेंगे, फिर इस चैप्टर को जड़ से समाप्त करेंगे। ओके दोस्त, चलिए फिर जय हिंद, नमस्कार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।